नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी जो चुनाव यात्रा है गुजरात में है और गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। ये भूमि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अपने कर्मों की बदौलत गुजरात को सजाया है, संवारा है और विकसित बनाया है और अब भारत को भी विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे काम किए जो अब तक नामुमकिन समझे जाते थे, लेकिन मोदी हैं तो मुमकिन है। यह कोई चुनावी नारा नहीं है बल्कि अब हकीकत बन चुका है। देश में इस समय 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। तीसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है जोरों पर है। तीसरे चरण में ही गुजरात में जो 25 सीटें हैं उस पर चुनाव होना है। हम आपको बता दें कि गुजरात में 26 संसदीय सीटें हैं, जिसमें से एक सूरत पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बाकी 25 सीटों पर 7 मई को वोट पड़ेंगे। अब 7 मई को वोट पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि समय कम रह गया है और तमाम जो दलों के नेता हैं वो प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन गुजरात किसके साथ है? गुजरात की जनता के मन में क्या है? गुजरात की जनता किसको चाहती है? क्या गुजरात की जनता एक बार फिर जैसे 2014 में और 2019 में सभी 26 सीटें बीजेपी को दी, तो क्या इस बार भी बीजेपी को सभी 26 सीटें मिल पाएंगी? ये जानने के लिए हम गुजरात पहुंचे। हमने तमाम संसदीय क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों के मन की बात की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, जोश देखा, उनकी प्रतिबद्धता 400 पार के नारे के प्रति देखी और कांग्रेस के भी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी भी तैयारी जो चुनावी है वो हमने जांची परखी और उसके आधार पर हमने एक ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसके जरिए आपको समझाते हैं कि गुजरात में क्या इस बार सभी 26 सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी या फिर जो कुछ सीटों पर जिस तरीके से एक जातीय तनाव पैदा करने की कोशिश की गई उससे बीजेपी को नुकसान होगा। देखना होगा कि आखिर परिणाम क्या रहते हैं। लेकिन आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या रहने वाला है गुजरात की जनता का रुख। 1989 के बाद से गुजरात के हर संसदीय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। खासतौर पर 2014 और 2019 में तो बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीती थी। यह चुनाव भी कुछ अलग नहीं लग रहा है, क्योंकि संभवतः गुजरात में अब तक की सबसे तेज और बड़ी मोदी लहर चल रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी की 2022 की जीत को भारत के विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत में से एक के रूप में दर्ज किया गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने सूरत संसदीय सीट तो निर्विरोध ही जीत ली, जिसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि विपक्षी उम्मीदवार इसलिए बाहर हो रहे हैं क्योंकि गुजरात में कोई लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा बताना शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस यह नहीं देख रही कि उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं और विधायकों में पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने की जो होड़ लगी है उसका असल कारण यह है कि लोगों को कांग्रेस में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। दशकों तक कांग्रेस की सेवा करने वाले अर्जुन मोढवाडिया हों, दक्षिण और उत्तर गुजरात से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले विधायक हों, सबका यही कहना है कि कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा हमारे आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। देखा जाए तो गुजरात के लोग बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और उनको लगता है कि विकास के साथ धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कोई दल काम कर रहा है तो वह बीजेपी ही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से यहाँ के लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। इसके अलावा गुजरात में आपको लगभग हर घर ऐसा मिल जाएगा जिसके परिवार के लोगों में से कोई ना कोई बीजेपी से किसी न किसी तरह जुड़ा रहा है। गुजरात में खासतौर पर गांधीनगर और अहमदाबाद की दोनों सीटें ऐसी हैं कि आपको वहां कुछ घंटों में ही समझ आ जाएगा कि यहां सवाल बीजेपी की जीत का नहीं बल्कि उसकी जीत के अंतर का है। यहां आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बीजेपी के अलावा किसी अन्य दल की बात करता हो। यहां हमें कांग्रेस या अन्य दलों के उम्मीदवार प्रचार करते भी नहीं दिखे, जबकि अपनी स्थिति मजबूत होने और बूथ लेवल तक संगठनात्मक ढांचा विकसित होने के बावजूद बीजेपी 24 घंटे चुनाव जीतने का प्रयास करती दिखी। गुजरात में प्रभा साक्षी की चुनाव यात्रा के दौरान हमने पाया कि यहाँ चाय की दुकानों पर राजनीतिक गपशप तेज थी। लोग यह चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार इसलिए बाहर हो रहे हैं क्योंकि वे राजनीतिक बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिस अपमानजनक अंतर से हार का सामना करना पड़ता है उसको देखते हुए पार्टी को उम्मीदवार ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ती है। गुजरात में हालांकि एक बात साफ दिखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम प्रयासों के बावजूद मुस्लिम समाज के लोग स्पष्ट रूप से बीजेपी के खिलाफ हैं। उनको लगता है कि पार्टी की जीत में मोदी की लोकप्रियता या बीजेपी के विकास का नहीं बल्कि ईवीएम की सेटिंग का सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा गुजरात में पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार एक नई चीज देखने को मिली कि यहां जातिगत तनाव पैदा करने का प्रयास हुआ ताकि बीजेपी की लगातार 2 बार से 100% सीटों पर जीत को रोका जा सके। वैसे जाति यहां हमेशा राजनीति के केंद्र में रही है, लेकिन इस बार यह ज्यादा हावी
दिखी। अक्सर रैलियों को संबोधित करते समय राजनेता जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। जीभ की जरा सी फिसलन कितना बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है, इसका सशक्त उदाहरण केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का एक बयान बन गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री तथा राज्यसभा सदस्य पुरुषोत्तम रुपाला की छतरियों पर टिप्पणी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रही। देखा जाए तो गोधरा के बाद गुजरात एक नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा चुका था, जिसमें सभी जातियां धर्म की बड़ी छतरी के नीचे आ गई थी। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जातिगत मुद्दे शायद ही कभी सामने आए होंगे, लेकिन उनके दिल्ली जाने के बाद से हालात में परिवर्तन आया। मोदी के दिल्ली जाने के बाद ही विभिन्न समुदायों ने सत्ता से अधिकतम लाभ उठाने के लिए पुनर्गठित होना शुरू कर दिया। पटेल आरक्षण आंदोलन, दलित आंदोलन और 2016-17 में ठाकुरों का शक्ति प्रदर्शन इस बात के बड़े उदाहरण हैं। हालांकि जातिगत आंदोलनों के पीछे के 3 प्रमुख लोगों में से 2 हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये आंदोलन नियंत्रण में आ गए। हम आपको बता दें कि पटेल शक्तिशाली पाटीदार समुदाय से हैं, जो 1980 के बाद से बीजेपी की सफलता का प्रमुख आधार रहे हैं। बताया जाता है कि गुजरात में बीजेपी का उदय काफ़ी हद तक पटेलों के कारण हुआ है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का कहना था कि पटेलों ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले KHAM यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम के विरोध में भगवा पार्टी का पूरे दिल से समर्थन किया था। बीजेपी ने 2014 और 2019 में गुजरात की एक तरफा संसदीय चुनावी लड़ाई में सभी 26 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार क्षत्रियों, राजपूतों पर रुपाला के बयान के बाद राजनीतिक स्थिति थोड़ी कठिन हो गई। बीजेपी ने रुपाला को सौराष्ट्र के राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में उतारा, जहां जातिगत मुद्दे वैसे ही हावी रहते हैं। इसलिए जब विवादित बयान सामने आया तो राजपूतों ने रुपाला की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मोदी से कोई समस्या नहीं है। इस हालात से चिंतित रुपाला दिल्ली गए और वहां कुछ बैठकों में उन्हें जीत का मंत्र दिया गया, जिसके बाद वह पूरे आत्मविश्वास से लौटे और खुद को प्रचार में पूरी तरह झोंक दिया। जैसे ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी क्षत्रिय प्रदर्शनकारियों की मांगों के आगे झुकने वाली नहीं है। सवाल उठता है कि एक समुदाय को नाराज करने की कीमत पर बीजेपी ने रुपाला का समर्थन क्यों किया। इसका जवाब यह है कि दरअसल गुजरात की किसी भी लोकसभा सीट पर क्षत्रिय वोट जीत का आधार ही नहीं है। हालांकि वे बीजेपी का वोट शेयर कम कर सकते हैं, लेकिन वे उसकी हार का कारण नहीं बन सकते। इसके अलावा गुजरात में बड़े क्षत्रिय समूह के भीतर खुद को राजपूत के रूप में पहचानने वाले प्रदर्शनकारियों को ठाकुर या कोली जैसी अन्य महत्वाकांक्षी क्षत्रिय जातियों का समर्थन लगभग नहीं मिला। हम आपको बता दें कि ठाकुर और कोली मिलकर गुजरात में सबसे बड़ा चुनावी समूह बनाते हैं। देखा जाए तो गुजरात क्षत्रिय सभा यानी GKS जैसे संगठनों द्वारा सभी उपजातियों को एक छत के नीचे एकजुट करने के प्रयास कभी सफल नहीं हुए। हम आपको याद दिला दें कि जब GKS ने आरक्षण लाभ के लिए एकीकरण की मांग की थी, तब उन्हें पूर्ववर्ती राजघरानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, जिन्होंने अपनी उच्च स्थिति पर जोर देते हुए आरक्षण का कड़ा विरोध किया था। बाद में ठाकुर और कोली को OBC के रूप में शामिल किया गया था। चुनाव प्रचार की कवरेज के दौरान हमने पाया कि बीजेपी को विरोध प्रदर्शनों से किसी भी संभावित चुनावी नतीजे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन पार्टी की योजनाओं को उस तरह बाधित नहीं कर सकते थे जिस तरह से कोटा आंदोलन के बाद नाराज पाटीदारों ने किया था, जिसने 2017 के चुनाव में गुजरात की 182 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी की संख्या 100 से नीचे पहुंचा दी थी। इस बार पटेल रुपाला को बीजेपी के समर्थन के परिणाम स्वरूप कस्बों और गांवों में पाटीदार वोट एकजुट होते दिखे। गांव में क्षत्रियों और पटेलों के बीच प्रतिस्पर्धा दिखी, लेकिन क्षत्रिय विरोध ने 2 पाटीदार वर्गों लेउआ और कड़वा को एकजुट कर दिया। हम आपको बता दें कि रुपाला कड़वा पाटीदार हैं। यही नहीं, बताया जाता है कि बीजेपी को इस चुनाव में तथाकथित निचली जातियों का भरपूर समर्थन इसलिए मिला क्योंकि पार्टी क्षत्रियों की मांगों के आगे नहीं झुकी। इसके अलावा हमें एक बात और देखने को मिली कि राजपूत प्रदर्शनकारी उस तरह से संसाधन नहीं जुटा सके जैसे पाटीदारों ने 2015 के आरक्षण आंदोलन के दौरान किया था। दूसरी ओर क्षत्रियों को समझाने का अपने स्तर से प्रयास करने के अलावा बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों से अपील करने के लिए पूर्व राजघराने के लोगों की भी मदद ली। गुजरात में एक चीज़ और देखने को मिली कि महिलाएं चाहे किसी भी उम्र या वर्ग की हों, उनकी पहली पसंद मोदी हैं। व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा, उनकी पहली पसंद मोदी हैं। युवाओं की भी पहली पसंद मोदी ही नजर आए क्योंकि उनको लगता है कि वही उनका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। युवाओं का कहना था कि मोदी की योजनाएं उन्हें नौकरी के पीछे भागने के बजाय इस लायक बना रही हैं कि वह नौकरी देने लायक बन सकें। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो गुजरात में चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मोदी ही हैं। उनके नाम के आगे तमाम मुद्दे बौने नजर आते हैं। गुजरात के लोगों को लगता है कि उनका बेटा मोदी सही से देश चला रहा है, इसलिए वह किसी भी परिस्थिति में उनके साथ ही खड़े रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।